निश्चित रूप से। प्रस्तुत है सच्चा हकदार नामक अकबर बीरबल की एक विस्तृत कहानी, लगभग 10,000 शब्दों में। यह कहानी केवल एक छोटी सी पहेली नहीं, बल्कि एक विस्तृत गाथा है जो चरित्र, कर्तव्य और न्याय के गहरे पहलुओं को छूती है। सच्चा हकदार। अध्याय 1। अमेरगढ़ की अस्त होती शान। मुगलिया सल्तनत के विशाल साम्राज्य के आंचल में अरावली की पहाड़ियों से घिरी एक छोटी लेकिन समृद्ध रियासत थी, अमेरगढ़। यहाँ के ठाकुर रघुवीर सिंह न केवल एक कुशल शासक थे, बल्कि अपनी प्रजा के लिए पिता समान थे। उनके न्याय और उदारता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। अमेरगढ़ की धरती सोना उगलती थी और वहाँ के लोग मेहनती और संतुष्ट थे। ठाकुर साहब की रियासत में शांति और समृद्धि का वास था, जिसका श्रेय उनकी दूरदर्शिता और कठिन परिश्रम को जाता था। ठाकुर रघुवीर सिंह के 2 पुत्र थे, बड़ा विक्रम सिंह और छोटा समर सिंह। दोनों पुत्रों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। विक्रम सिंह अपने पिता के प्रतिरूप थे, शांत, गंभीर और जमीन से जुड़े हुए। उन्हें अपना समय खेतों में किसानों के साथ बिताना, उनकी समस्याओं को समझना और रियासत के प्रशासनिक कार्यों में पिता का हाथ बंटाना पसंद था। उनका चेहरा हर समय एक सौम्य मुस्कान से खिला रहता था और उनकी आंखों में अपनी प्रजा के लिए सच्ची चिंता और स्नेह झलकता था। वह जानते थे कि असली शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में बसती है। इसके विपरीत समर सिंह को अमेरगढ़ की धूल मिट्टी और सादा जीवन रास नहीं आता था। उसकी शिक्षा दीक्षा आगरा के शाही माहौल में हुई थी और वह मुगल दरबार की चकाचौंध, शान शौकत और ऐशो आराम का आदी हो चुका था। उसे लगता था कि अमेरगढ़ जैसी छोटी रियासत उसकी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक पिंजरे के समान थी। वह तेजतर्रार, वाक्पटु और बेहद महत्वाकांक्षी था। उसकी नजर हमेशा सत्ता और संपत्ति पर टिकी रहती थी। वह अक्सर अपने पिता से कहता, पिताजी, आप इन किसानों के बीच अपना जीवन क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? हमें आगरा में होना चाहिए, बादशाह के नवरत्नों में, जहां असली ताकत और सम्मान है। ठाकुर रघुवीर सिंह अपने दोनों पुत्रों के स्वभाव की इस भिन्नता को भली भांति समझते थे। वह जानते थे कि विक्रम अमेरगढ़ की आत्मा है, जबकि समर केवल इसकी सत्ता का भूखा है। उम्र के इस पड़ाव पर आकर उन्हें अपनी रियासत के भविष्य की चिंता सताने लगी थी। एक दिन जब मानसून की पहली फुहारों ने सूखी धरती को तृप्त किया था, ठाकुर रघुवीर सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वैद्य और हकीमों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन उम्र और बीमारी के आगे वे बेबस हो गए। अपनी अंतिम घड़ियां नजदीक जानकर उन्होंने अपने दोनों पुत्रों और रियासत के पुराने मुनीम लाला हरकिशन दास को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज क्षीण थी, पर शब्दों में दृढ़ता थी। उन्होंने विक्रम का हाथ पकड़कर कहा, विक्रम बेटा, यह रियासत, यह प्रजा, यह मेरी धरोहर है। मैंने इसे अपने खून पसीने से सींचा है। इसकी देखभाल करना, हर एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना, यही तुम्हारा धर्म है। फिर उन्होंने समर की ओर देखा। समर, महत्वाकांक्षा अच्छी बात है, पर जब वह कर्तव्य की राह से भटक जाए तो विनाश का कारण बनती है। याद रखना, सत्ता सेवा का माध्यम है, भोग का नहीं। अपने बड़े भाई का सम्मान करना और उसके साथ मिलकर अमेरगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाना। इतना कहते कहते उनकी सांसें उखड़ने लगीं। लाला हरकिशन दास की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, मुनीम जी, मेरी वसीयत आपके पास सुरक्षित है। मेरे जाने के बाद उसे सबके सामने पढ़कर सुनाना और फिर जय भवानी के अंतिम शब्द के साथ ठाकुर रघुवीर सिंह ने अपनी आंखें सदा के लिए मूंद लीं। अमेरगढ़ पर दुअख का पहाड़ टूट पड़ा। हर आंख नम थी, हर दिल उदास था।
ऐसा लग रहा था मानो रियासत ने अपना पिता खो दिया हो। विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। 13वीं के दिन जब सारे रिश्तेदार और रियासत के प्रमुख पंच मौजूद थे, लाला हरकिशन दास ने कांपते हाथों से ठाकुर साहब की वसीयत निकाली। उन्होंने अपना गला साफ किया और पढ़ना शुरू किया। मैं, ठाकुर रघुवीर सिंह, पूरे होशोहवास में यह घोषणा करता हूं कि मेरे बाद मेरी संपूर्ण रियासत, चल और अचल संपत्ति के उत्तराधिकारी मेरे दोनों पुत्र विक्रम सिंह और समर सिंह संयुक्त रूप से होंगे। रियासत का प्रशासनिक भार मेरे ज्येष्ठ पुत्र विक्रम सिंह के कंधों पर होगा, क्योंकि वह प्रजा का दुख दर्द समझता है और जमीन से जुड़ा है। समर सिंह व्यापार और बाहरी रियासतों से संबंधों का कार्यभार संभालेगा। दोनों भाई आपसी सलाह-मशविरे से ही कोई भी बड़ा निर्णय लेंगे। रियासत का खजाना दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से ही उपयोग में लाया जाएगा। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरे दोनों पुत्र एक दूसरे की शक्ति बने, कमजोरी नहीं। वसीयत स्पष्ट और न्यायपूर्ण थी। सभी पंचों ने इस निर्णय की सराहना की। विक्रम ने नम आंखों से पिता की इस अंतिम इच्छा को सिर झुकाकर स्वीकार किया। लेकिन समर सिंह के चेहरे पर असंतोष और क्रोध के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और मुट्ठियां भिंची हुई थीं। वह इस बंटवारे के लिए तैयार नहीं था। उसे पूरी रियासत चाहिए थी, बिना किसी हिस्सेदारी के। जैसे ही सभा समाप्त हुई, समर सिंह अपने बड़े भाई के पास गया और उसकी आवाज में जहर घुला हुआ था। यह अन्याय है, भ्राताश्री। मैं इस बंटवारे को स्वीकार नहीं करता। पिताजी ने अंतिम समय में मुझसे अकेले में बात की थी। उन्होंने कहा था कि पूरी रियासत मेरे हवाले कर रहे हैं, क्योंकि मैं ही इसे मुगल दरबार में प्रतिष्ठा दिला सकता हूं। यह वसीयत पुरानी है, या शायद मुनीम जी ने इसमें कोई हेरफेर किया है। विक्रम को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। समर, तुम यह क्या कह रहे हो? पिताजी हम दोनों से समान प्रेम करते थे, और तुम लाला जी पर इतना घिनौना आरोप लगा रहे हो, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पिताजी की सेवा में समर्पित कर दिया। प्रेम और रियासत दो अलग अलग चीजें हैं, भाई साहब, समर ने तल्खी से कहा। आप इस रियासत को चलाने के योग्य नहीं हैं। आपका दिल बहुत नरम है। शासन करने के लिए दिल नहीं, दिमाग चाहिए, जो मेरे पास है। मैं अमेरगढ़ का एकमात्र हकदार हूं, और मैं अपना हक लेकर रहूंगा। यह कहकर समर सिंह वहां से तूफान की तरह निकल गया। विक्रम हतप्रभ खड़ा रह गया। पिता की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, और घर में बंटवारे की आग भड़क उठी थी। अमेरगढ़ के आसमान पर मंडरा रहे काले बादल अब और भी घने हो गए थे। यह दो भाइयों के बीच का विवाद नहीं था, यह कर्तव्य और महत्वाकांक्षा के बीच एक युद्ध की शुरुआत थी, जिसका अंत अनिश्चित था। अध्याय 2 षड्यंत्र का जाल। समर सिंह ने अपने शब्दों को सत्य कर दिखाया। उसने वसीयत को मानने से साफ इनकार कर दिया और रियासत पर अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए षड्यंत्रों का जाल बुनना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने आगरा से अपने कुछ चापलूस और धूर्त मित्रों को बुलवा लिया। ये वे लोग थे जो समर की तरह ही सत्ता और धन के लोभी थे। समर ने एक नई कहानी गढ़नी शुरू की। उसने रियासत में यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि ठाकुर साहब ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले एक मौखिक वसीयत की थी, जिसमें उन्होंने समर को अपना एकमात्र उत्तराधिकारी बनाया था। उसके आगरा से आए मित्र इस झूठी कहानी के गवाह बन गए। वे गांव-गांव जाकर लोगों से कहते, हम उस समय ठाकुर साहब के पास ही मौजूद थे। उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में कहा था कि अमेरगढ़ का भविष्य केवल समर सिंह के हाथों में सुरक्षित है। भोली भाली प्रजा भ्रमित होने लगी। कुछ लोग समर की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए, तो कुछ विक्रम के प्रति अपनी निष्ठा पर दृढ़ रहे। रियासत स्पष्ट रूप से दो गुटों में बंटने लगी।
समर का अगला निशाना रियासत का खजाना था। वसीयत के अनुसार खजाने का उपयोग दोनों भाइयों के संयुक्त हस्ताक्षर से होना था, लेकिन समर ने बलपूर्वक खजाने के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। उसने तर्क दिया कि रियासत के व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए उसे धन की आवश्यकता है। इस धन का उपयोग वह अपने ऐशोआराम, अपने मित्रों पर और उन अधिकारियों को रिश्वत देने में करने लगा जो उसका पक्ष ले सकते थे। विक्रम के लिए यह समय अत्यंत पीड़ादायक था। एक ओर पिता को खोने का दुख था, तो दूसरी ओर अपने ही भाई का यह विश्वासघात। उसने कई बार समर को समझाने की कोशिश की। समर, हम भाई हैं। इस रियासत को मिलकर संभालते हैं, जैसा पिताजी चाहते थे। इस तरह की फूट से अमेरगढ़ बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद नहीं होगा, आबाद होगा, समर हंसकर कहता। बस शासन करने का तरीका बदलना होगा। आपकी तरह किसानों के पैर धोने से रियासत नहीं चलती। समर ने विक्रम को प्रशासनिक कार्यों से भी दूर करने की कोशिशें शुरू कर दीं। उसने अपने लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया। विक्रम द्वारा लिए गए निर्णयों को वह खुलेआम रद्द कर देता। यदि विक्रम किसानों के लिए बीज और खाद का प्रबंध करता, तो समर के लोग उन तक पहुंचने में बाधा डालते। यदि विक्रम कोई नहर खुदवाने का आदेश देता, तो समर उस काम के लिए आवंटित धन को किसी और जरूरी काम में लगा देता। एक दिन रियासत के पुराने और वफादार सेनापति शमशेर सिंह विक्रम के पास आए। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। युवराज, स्थिति बिगड़ती जा रही है। छोटे युवराज ने अपने कुछ भाड़े के सैनिकों को सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया है। वे हमारे पुराने और वफादार सैनिकों का अपमान करते हैं। रियासत की सुरक्षा खतरे में है। विक्रम की चिंता और बढ़ गई। यह केवल संपत्ति का बंटवारा नहीं रह गया था, यह अमेरगढ़ के अस्तित्व का प्रश्न बन गया था। उसी वर्ष मानसून ने धोखा दे दिया। वर्षा बहुत कम हुई और सूखा पड़ने के आसार बन गए। किसान चिंतित हो उठे। उनकी फसलें खेतों में ही सूखने लगीं। वे सब अपनी फरियाद लेकर विक्रम के पास पहुंचे। एक बूढ़े किसान, हरिया काका, ने रोते हुए कहा, बड़े ठाकुर, हमारी फसलें मर रही हैं। अगर पानी नहीं मिला तो हम और हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। आप ही कुछ कीजिए। विक्रम का हृदय द्रवित हो उठा। उसने तुरंत आपातकालीन सभा बुलाई। उसने प्रस्ताव रखा कि रियासत के संचित कोष से अनाज खरीदकर लोगों में बांटा जाए और जिन कुओं में अभी भी पानी है, वहां से नहरें खोदकर खेतों तक पानी पहुंचाया जाए। सभा में मौजूद समर जोर से हंसा। यह फिजूल खर्ची है। हर साल थोड़ा बहुत सूखा पड़ता ही है। किसान खुद निपट लेंगे। रियासत का पैसा हम इन कंगालों पर बर्बाद नहीं कर सकते। हमें यह पैसा अपनी सेना को मजबूत करने और आगरा में मुगल अधिकारियों से अपने संबंध बेहतर बनाने पर खर्च करना चाहिए। विक्रम ने क्रोध से कहा, समर, यह प्रजा हमारी जिम्मेदारी है। अगर यही भूखे मर गए तो किस पर शासन करोगे? इन सूखी जमीनों पर? आप भावनाओं में बह रहे हैं, भ्राताश्री, समर ने कटाक्ष किया। एक अच्छा शासक कठोर निर्णय लेता है। बहस बढ़ गई, लेकिन चूंकि ज्यादातर अधिकारी समर के पक्ष में थे, विक्रम का प्रस्ताव खारिज हो गया। विक्रम असहाय महसूस कर रहा था। उसकी अपनी ही रियासत में, अपने ही लोगों के लिए वह कुछ नहीं कर पा रहा था। उस रात विक्रम सो नहीं सका। उसने फैसला किया कि वह रियासत के खजाने पर निर्भर नहीं रहेगा। उसने अपनी पत्नी के और अपने निजी आभूषण, जो उसकी मां की निशानियां थीं, बेच दिए। उस धन से उसने कुछ टैंकरों में पानी भरवाया और अपने वफादार साथियों के साथ स्वयं गांव-गांव जाकर पानी और थोड़ा बहुत अनाज बांटने लगा। जब समर को यह पता चला तो वह आगब बूला हो गया।
उसने इसे अपना अपमान समझा। उसने अपने सैनिकों को भेजकर विक्रम के काम में बाधा डालने की कोशिश की। कई जगहों पर दोनों भाइयों के समर्थकों के बीच झड़पें भी हुईं। अमेरगढ़ की शांति भंग हो चुकी थी। गलियों में अब प्रेम और सौहार्द की जगह भय और अविश्वास ने ले ली थी। लाला हरकिशन दास और सेनापति शमशेर सिंह ने यह सब देखकर अंतिम निर्णय लिया। वे एक शाम विक्रम के पास पहुंचे। लाला जी ने कहा, युवराज, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। स्थानीय पंचायत और सभा अब इस विवाद को सुलझाने में असमर्थ है। समर युवराज किसी की नहीं सुनेंगे। अब केवल एक ही रास्ता बचा है। क्या रास्ता, लाला जी? विक्रम ने थकी हुई आवाज में पूछा। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार, सेनापति ने दृढ़ता से कहा। केवल वही इस अन्याय का अंत कर सकते हैं। उनका न्याय पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है और उनके दरबार में बीरबल जैसा चतुर और बुद्धिमान मंत्री है जिसकी नजर से कोई सच छिप नहीं सकता। आपको आगरा जाना होगा और बादशाह के सामने न्याय की गुहार लगानी होगी। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। उसे दरबार और राजनीति की इस दुनिया से नफरत थी, लेकिन अपने लोगों की खातिर, अपने पिता की धरोहर को बचाने की खातिर उसे यह कड़वा घूंट पीना ही था। उसने दृढ़ निश्चय किया। आप ठीक कहते हैं, विक्रम ने कहा। मैं आगरा जाऊंगा। मैं शहंशाह अकबर से न्याय की भीख मांगूंगा। अमेरगढ़ की प्रजा का हक मैं किसी षड्यंत्र की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। या तो मुझे न्याय मिलेगा या मैं वहीं अपनी जान दे दूंगा। अगली सुबह भोर की पहली किरण के साथ विक्रम सिंह ने अपने कुछ वफादार साथियों और हरिया काका जैसे कुछ किसानों को प्रतिनिधि के तौर पर साथ लेकर आगरा की ओर प्रस्थान किया। यह यात्रा केवल एक भौतिक दूरी तय करना नहीं थी, यह न्याय, सत्य और कर्तव्य की एक कठिन परीक्षा की ओर पहला कदम था। अध्याय 3 शहंशाह का दरबार। आगरा की विशाल और भव्य नगरी में प्रवेश करते ही विक्रम और उसके साथी अचंभित रह गए। अमेरगढ़ की शांत और सरल दुनिया के बाद यह शहर एक कोलाहलपूर्ण समुद्र जैसा था। ऊंची ऊंची इमारतें, खचाखच भरे बाजार, दुनिया के कोने कोने से आए व्यापारी और शाही सैनिकों की गश्त, सब कुछ उनके लिए नया और विस्मयकारी था। लेकिन समर सिंह के लिए यह उसका अपना घर था। उसे पहले ही अपने जासूसों से विक्रम के आगरा आने की खबर मिल चुकी थी। विक्रम के पहुंचने से पहले ही उसने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी थीं। उसने मुगल दरबार के कई छोटे बड़े अधिकारियों को कीमती तोहफों और सोने की अशर्फियों से खरीद लिया था। उसने एक ऐसी जमीन तैयार कर दी थी जहां विक्रम की आवाज बादशाह तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दे। विक्रम ने शाही किले में प्रवेश करने और बादशाह से मिलने का समय मांगने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजे पर उसे निराशा ही हाथ लगी। दरबान और अधिकारी उसे बहाने बनाकर टाल देते। शहंशाह अभी व्यस्त हैं, आपको 1 महीने बाद का समय मिलेगा, आपकी अर्जी ऊपर तक पहुंचने में वक्त लगेगा। दिन हफ्तों में बदलने लगे। विक्रम और उसके साथियों का लाया हुआ पैसा खत्म होने लगा। उन्हें एक सस्ती सराय में रुकना पड़ा, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा था। एक दिन जब विक्रम एक बार फिर निराश होकर किले के दरवाजे से लौट रहा था, उसकी नजर एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति दरबार के एक कोने में खड़ा, बड़ी गहरी नजरों से विक्रम को देख रहा था। उसके चेहरे पर बुद्धिमत्ता की एक अनोखी चमक थी। विक्रम को लगा जैसे वह व्यक्ति उसकी आंखों में झांकने की कोशिश कर रहा हो। वह व्यक्ति स्वयं विक्रम के पास आया और बोला, आप अमेरगढ़ के युवराज विक्रम सिंह हैं, है न? विक्रम हैरान रह गया। जी, पर आपने मुझे कैसे पहचाना? उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, चेहरे पर सच्चाई और आंखों में पीड़ा एक साथ बहुत कम लोगों के दिखती है।
मैं कई दिनों से आपको यहाँ न्याय के लिए भटकते देख रहा हूँ। मेरा नाम महेश दास है, पर दरबार में लोग मुझे बीरबल के नाम से जानते हैं। विक्रम ने यह नाम सुना था। शहंशाह अकबर के सबसे प्रिय और बुद्धिमान सलाहकार। विक्रम की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। उसने बीरबल को झुककर प्रणाम किया और अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। पिता की मृत्यु, वसीयत, समर का षड्यंत्र और प्रजा की दुर्दशा। बीरबल ने पूरी कहानी बड़े ध्यान से सुनी। उनकी अनुभवी आंखें समझ गई थीं कि विक्रम के हर शब्द में सच्चाई है। उन्होंने विक्रम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, युवराज, आप चिंता न करें। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। शहंशाह अकबर न्यायप्रिय हैं। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपकी आवाज उन तक पहुंचे। कल आप ठीक इसी समय दीवान-ए-आम में उपस्थित रहें। अगले दिन विक्रम सिंह अपने साथियों के साथ दीवान-ए-आम में पहुंचा। विशाल हॉल खचाखच भरा था। बड़े बड़े मनसबदार, अमीर और दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। कुछ ही देर में शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर आकर विराजे। उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज था कि बड़ी से बड़ी शख्सियत भी नजरें झुका लेती थी। बीरबल के संकेत पर विक्रम आगे बढ़ा और शहंशाह को सजदा किया। उठो नौजवान, अकबर की गहरी आवाज गूंजी। बताओ तुम कौन हो और तुम्हारी फरियाद क्या है। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और अपनी कहानी बयान की। उसने वसीयत की मूल प्रति भी पेश की। जब विक्रम बोल रहा था, तभी समर सिंह भी अपने चापलूस गवाहों के साथ दरबार में हाजिर हो गया। समर ने आगे बढ़कर नाटकीय ढंग से शहंशाह को सलाम किया। गुस्ताखी माफ जहांपनाह। मेरा बड़ा भाई बहुत भोला है। यह कुछ लालची लोगों के बहकावे में आ गया है। मेरे स्वर्गीय पिता ने अपनी मृत्युशैया पर पूरी रियासत की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, क्योंकि वे जानते थे कि केवल मैं ही अमेरगढ़ को आपकी महान सल्तनत के योग्य बना सकता हूं। मेरे पास गवाह भी हैं। समर के किराए के गवाहों ने एक एक करके झूठी गवाही दी। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कहीं जिनसे यह साबित हो रहा था कि विक्रम एक अकुशल और नासमझ व्यक्ति है, जो शासन करने के लायक नहीं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। मामला उलझ गया था। एक तरफ एक लिखित वसीयत थी, तो दूसरी तरफ कई प्रत्यक्षदर्शी गवाह। अकबर एक गहरे सोच में पड़ गए। वह एक अनुभवी शासक थे और जानते थे कि सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। उन्होंने दरबार के काजी और मुफ्तियों से सलाह ली, लेकिन वे भी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सके। लिखित दस्तावेज और गवाहों के बयान एक दूसरे का खंडन कर रहे थे। अकबर ने समर से पूछा, अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हें उत्तराधिकारी बनाया तो उन्होंने पुरानी वसीयत को नष्ट क्यों नहीं किया? समर ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, उन्हें इसका अवसर ही नहीं मिला। वे बहुत बीमार थे और अचानक ही परलोक सिधार गए। उन्होंने यह जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, पर मैं अपने भाई के सम्मान में चुप रहा। लेकिन जब इन्होंने रियासत को बर्बाद करना शुरू कर दिया, तो मुझे सच बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। समर की वाक्पटुता और आत्मविश्वास ने कई दरबारियों को प्रभावित कर दिया। विक्रम के पास अपनी सच्चाई के अलावा और कोई सबूत नहीं था। उसकी सादगी और सीधापन उसकी कमजोरी साबित हो रहा था। जब अकबर कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने अपनी दाईं ओर बैठे बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, इस गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद करो। हमें न्याय करना है और न्याय में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। बताओ, अमेरगढ़ का सच्चा हकदार कौन है? पूरे दरबार की नजरें अब बीरबल पर टिक गईं। बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को आदाब किया और फिर दोनों भाइयों की ओर घूमे। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। जहांपनाह, बीरबल ने कहा।
दस्तावेज झूठे हो सकते हैं और गवाह खरीदे जा सकते हैं, लेकिन इंसान का चरित्र और उसकी नीयत को नहीं खरीदा जा सकता। सच्चा हकदार कौन है, इसका फैसला न तो यह वसीयत करेगी, न ही ये गवाह। इसका फैसला एक परीक्षा करेगी। कैसी परीक्षा? बीरबल अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल मुस्कुराए। एक ऐसी परीक्षा जहां पनाह, जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। यह परीक्षा बताएगी कि कौन अपने पिता की संपत्ति से प्रेम करता है और कौन अपने पिता के सिद्धांतों से। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब यह देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल की बुद्धिमानी इस जटिल पहेली को कैसे सुलझाएगी। विक्रम की धड़कनें तेज हो गईं, जबकि समर के चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसे लगा कि वह अपनी चतुराई से किसी भी परीक्षा को पास कर लेगा। वह नहीं जानता था कि बीरबल की परीक्षा दिमाग की नहीं, बल्कि दिल की होने वाली थी। अध्याय 4 बुद्धिमत्ता की परीक्षा। बीरबल ने शहंशाह से 2 वस्तुओं की मांग की। पहली, एक थैली जिसमें 1000 सोने की अशर्फियां हों। दूसरी, अमेरगढ़ की रियासत से लाया गया ठाकुर रघुवीर सिंह के प्रिय आम के पेड़ का एक छोटा सा पौधा, जिसे विक्रम अपने साथ अपने पिता की निशानी के तौर पर लाया था। सिपाहियों ने तुरंत दोनों चीजें दरबार में लाकर बीरबल के सामने रख दीं। एक ओर सोने की चमक से दमकती थैली थी, जो धन और सत्ता का प्रतीक थी। दूसरी ओर मिट्टी में लिपटा एक नन्हा सा पौधा था, जो जीवन, विरासत और भविष्य का प्रतीक था। बीरबल दोनों भाइयों के बीच में खड़े हो गए। उन्होंने दोनों वस्तुओं की ओर इशारा करते हुए कहा, अमेरगढ़ के दोनों युवराज, शहंशाह अकबर ने आपकी समस्या का एक बहुत ही सरल हल निकाला है। आपके पिता की विरासत का आज यहीं बंटवारा होगा। उन्होंने सोने की थैली की ओर इशारा करते हुए कहा, यह है आपके पिता की संचित संपत्ति, उनका खजाना। यह तत्काल सुख और शक्ति दे सकता है। फिर उन्होंने पौधे की ओर इशारा किया, और यह है आपके पिता की विरासत, उनकी आत्मा। यह वह पेड़ है जिसे उन्होंने स्वयं अपने हाथों से लगाया था और जिसकी छांव में बैठकर वे अपनी प्रजा के निर्णय करते थे। इसे फल देने में वर्षों लगेंगे, इसे देखभाल और धैर्य की जरूरत होगी। बीरबल ने एक क्षण रुककर दोनों के चेहरों को पढ़ा। फिर उन्होंने अपनी निर्णायक घोषणा की। फैसला यह है, आप दोनों में से एक भाई यह सोने की थैली ले ले और दूसरा यह पौधा। जो सोने की थैली चुनेगा, उसे रियासत की सारी चल संपत्ति, खजाना और व्यापार का अधिकार मिलेगा, और जो यह पौधा चुनेगा, उसे रियासत की सारी जमीन, हवेली और प्रजा पर शासन करने का अधिकार मिलेगा। आप दोनों को अपना अपना हक चुनना है। सोच समझकर फैसला करें। यह एक अजीब बंटवारा था। दरबार में बैठे सभी लोग हैरान थे। समर की आंखें सोने की थैली को देखकर चमक उठीं। उसने मन ही मन सोचा, यह बीरबल भी कैसा मूर्ख है। सारी दौलत तो इस थैली में है। एक बार खजाना हाथ लग गया तो जमीन और प्रजा को तो मैं वैसे ही खरीद लूंगा। यह पौधा किस काम का? इसे पेड़ बनने में सालों लगेंगे। मेरा बेवकूफ भाई जरूर इसी पौधे को चुनेगा, क्योंकि वह हमेशा से ही मिट्टी और पेड़ों में उलझा रहता है। समर ने जरा भी देर नहीं की। वह लगभग झपटते हुए आगे बढ़ा और सोने की अशर्फियों से भरी थैली उठा ली। उसने उसे हवा में लहराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं यह सोना चुनता हूं। यही असली शक्ति है। मैं इस धन से अमेरगढ़ को इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि पूरी सल्तनत में उसका नाम होगा। अकबर और अन्य दरबारी चुपचाप यह सब देख रहे थे। अब बीरबल ने विक्रम की ओर देखा। युवराज विक्रम, आपके लिए यह पौधा बचा है। क्या आप इस बंटवारे से संतुष्ट हैं? विक्रम सिंह की आंखों में आंसू थे,
लेकिन वे दुहक के नहीं बल्कि श्रद्धा के थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़े और उस नन्हे पौधे के सामने घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने उस पौधे को नहीं बल्कि उसके गमले की मिट्टी को छुआ और उसे अपने माथे से लगा लिया, जैसे वह अपने पिता के चरण छू रहे हों। उन्होंने भरे हुए गले से कहा, मेरे लिए इससे बड़ा कोई खजाना नहीं है। यह सोना तो आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन यह पौधा, इसमें मेरे पिता की आत्मा बसती है। यह उनकी विरासत है। इसे सींचकर मैं उनकी यादों को जिंदा रखूंगा। इसकी छांव में मेरी प्रजा को पनाह मिलेगी। इसके फल मेरे लोगों का पेट भरेंगे। मुझे रियासत की जमीन और प्रजा का अधिकार नहीं, बल्कि उनकी सेवा करने का कर्तव्य चाहिए। और यह पौधा मुझे हमेशा मेरे कर्तव्य की याद दिलाएगा। निश्चित रूप से। प्रस्तुत है सच्चा हकदार कहानी का अगला भाग। यह कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली कहानी समाप्त हुई थी और भाइयों के नए संघर्षों और उनकी एकता की शक्ति को दर्शाती है। सच्चा हकदार भाग 2, अध्याय 6, समृद्धि के नए आयाम। कई वर्ष बीत गए। शहंशाह अकबर के दरबार में हुआ न्याय अमेरगढ़ के लिए एक वरदान साबित हुआ था। ठाकुर विक्रम सिंह के न्यायप्रिय शासन और समर सिंह के अथक परिश्रम ने रियासत की काया पलट कर दी थी। वह छोटा सा आम का पौधा अब एक विशाल घना वृक्ष बन चुका था, जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली थीं, मानो पूरी रियासत को अपनी छत्रछाया में ले रही हों। यह पेड़ अब न्याय वृक्ष के नाम से जाना जाता था और अमेरगढ़ की एकता और समृद्धि का जीवंत प्रतीक था। विक्रम सिंह अपनी प्रजा के दिलों पर राज करते थे। उनका दिन अपनी प्रजा के बीच शुरू होता और उन्हीं की समस्याओं को सुलझाते हुए समाप्त होता। वह अब भी वही सादे, जमीन से जुड़े हुए शासक थे। वहीं समर सिंह पूरी तरह बदल चुके थे। प्रायश्चित की अग्नि ने उनके अहंकार को गलाकर कुंदन बना दिया था। उन्होंने अपने बड़े भाई से केवल परिश्रम ही नहीं सीखा, बल्कि अपनी आज्ञा की शिक्षा और अनुभव का सही उपयोग करना भी सीखा। उन्होंने अमेरगढ़ के व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। रियासत के हस्तशिल्प और अनाज अब दूर दूर के बाजारों में बिकते थे। उन्होंने एक छोटी लेकिन सुसंगठित और कुशल सेना भी तैयार की थी, जिसका उद्देश्य आक्रमण करना नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं और व्यापारिक मार्गों की रक्षा करना था। समर की आंखों में अब सत्ता की भूख नहीं, बल्कि अपने भाई और अपनी रियासत के प्रति अटूट निष्ठा और समर्पण था। दोनों भाइयों का तालमेल अद्भुत था। विक्रम रियासत की आत्मा थे तो समर उसकी भुजाएं। विक्रम नीतियां बनाते तो समर उन्हें साकार करते। एक की दया और दूसरे की दूरदर्शिता ने अमेरगढ़ को आसपास की रियासतों के लिए एक मिसाल बना दिया था। लेकिन जब दीपक ज्यादा तेज जलता है तो उसकी लौ से जलने वाले भी पैदा हो जाते हैं। अमेरगढ़ की यह बढ़ती समृद्धि पड़ोसी रियासत रत्नगढ़ के ठाकुर भैरों सिंह की आंखों में कांटे की तरह चुभ रही थी। रत्नगढ़ की जमीन पथरीली और बंजर थी। भैरों सिंह एक क्रूर और महत्वाकांक्षी शासक था। वह अमेरगढ़ की हरी भरी धरती और उसके समृद्ध खजाने को हड़पना चाहता था। लेकिन वह यह भी जानता था कि अमेरगढ़ अब मुगलिया सल्तनत का एक वफादार और सम्मानित सहयोगी है, जिस पर सीधे हमला करना शहंशाह अकबर को चुनौती देने जैसा होगा। इसलिए उसने सीधे रास्ते की बजाय षड्यंत्र का टेढ़ा मार्ग चुना। अध्याय 7, षड्यंत्र की काली छाया। भैरों सिंह ने एक गहरी और कुटिल योजना बनाई। उसका पहला लक्ष्य था अमेरगढ़ की प्रतिष्ठा को मुगल दरबार में धूमिल करना। उसने अपने जासूसों को व्यापारी बनाकर भेजा, जिन्होंने अमेरगढ़ से आगरा जाने वाले व्यापारिक काफिलों पर गुप्त रूप से हमले करने शुरू कर दिए। वे काफिले का माल लूट लेते और कुछ सिपाहियों को मारकर गायब हो जाते। यह खबरें जब आगरा पहुंचती
तो उन्हें इस तरह पेश किया जाता मानो अमेरगढ़ अपने व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा करने में अक्षम है या शायद जानबूझकर मुगल खजाने को नुकसान पहुंचा रहा है। भैरों सिंह का अगला कदम और भी खतरनाक था। उसने आगरा और अमेरगढ़ के बीच स्थित मुगल सूबे के सूबेदार मीर कासिम को भारी रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लिया। मीर कासिम एक लालची और भ्रष्ट अधिकारी था। सोने की अशर्फियों के बदले वह अपनी आत्मा भी बेच सकता था। मीर कासिम ने भैरों सिंह के इशारे पर आगरा में झूठी रिपोर्टें भेजनी शुरू कर दी। वह लिखता, जहां पनाह अमेरगढ़ के ठाकुर विक्रम सिंह का व्यवहार बदल रहा है। वे मुगल अधिकारियों का सम्मान नहीं करते और अपनी सैन्य शक्ति को गुपचुप तरीके से बढ़ा रहे हैं। मुझे संदेह है कि उनकी नीयत में खोट आ गया है। अमेरगढ़ में विक्रम और समर इन घटनाओं से अनजान अपनी रियासत को संवारने में लगे थे। जब उन्हें अपने काफिलों पर हो रहे हमलों की खबर मिली तो वे चिंतित हो उठे। समर ने स्वयं सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी, लेकिन हमले रुक रुक कर होते रहे। उन्हें लगा कि यह किसी स्थानीय डाकू गिरोह का काम है। वे उस बड़ी साजिश को नहीं भांप पा रहे थे जो उनके खिलाफ बुनी जा रही थी। एक दिन सूबेदार मीर कासिम का एक दूत एक शाही फरमान लेकर अमेरगढ़ पहुंचा। उस फरमान में लिखा था, चूंकि अमेरगढ़ अपने व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा करने में और मुगल सल्तनत के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रहा है, इसलिए शहंशाह के आदेशानुसार अमेरगढ़ पर 50,000 सोने की अशर्फियों का भारी जुर्माना लगाया जाता है। यह राशि 1 महीने के भीतर अदा न करने पर रियासत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाएगी। यह फरमान पढ़कर विक्रम और समर के पैरों तले जमीन खिसक गई। 50,000 अशर्फिया एक बहुत बड़ी रकम थी। इसे चुकाने का मतलब था रियासत का खजाना खाली हो जाना और सालों की मेहनत पर पानी फिर जाना। और इससे भी बड़ा आघात उनके सम्मान पर लगा था। उन पर अयोग्यता और अविश्वसनीयता का जो दाग लगाया जा रहा था वह असहनीय था। विक्रम ने कहा, यह असंभव है। शहंशाह अकबर हम पर ऐसा अन्यायपूर्ण आरोप नहीं लगा सकते। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। समर का चेहरा गंभीर था। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। भ्राताश्री, यह गलतफहमी नहीं, षड्यंत्र है। हमारे काफिलों पर हमले और फिर यह जुर्माना। कड़ियां जुड़ रही हैं। कोई हमारी जड़ें काटना चाहता है। और मुझे शक है कि इसमें सूबेदार मीर कासिम का हाथ है। रियासत पर संकट के काले बादल एक बार फिर मंडराने लगे थे। इस बार दुश्मन बाहर था और अदृश्य भी। अध्याय 8 संकट के बादल। अमेरगढ़ की राजसभा में गहरा सन्नाटा पसरा था। हर चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें थीं। विक्रम सिंह ने सभा के सामने मीर कासिम का भेजा हुआ फरमान पढ़कर सुनाया। एक पुराने मंत्री ने कहा, ठाकुर साहब, हमें यह जुर्माना भर देना चाहिए। मुगलिया सल्तनत से दुश्मनी मोल लेना आत्महत्या करने जैसा होगा। एक अन्य सरदार ने विरोध किया, लेकिन यह अन्याय है। हमने कोई गलती नहीं की। जुर्माना भरने का मतलब होगा कि हम अपना अपराध स्वीकार कर रहे हैं। इससे हमारी प्रतिष्ठा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। विक्रम एक गहरे द्वंद्व में थे। उनका न्यायप्रिय मन इस अन्याय को स्वीकार करने को तैयार नहीं था, लेकिन अपनी प्रजा को युद्ध की आग में झोंकने का विचार भी उन्हें कपा देता था। उन्होंने समर की ओर देखा, जो अब तक चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। समर अपनी जगह से उठा। उसकी आवाज में एक नई दृढ़ता थी। भ्राताश्री और सभासदों, हमारे पास 3 रास्ते हैं। पहला, हम यह अपमानजनक जुर्माना भरकर अपनी इज्जत और खजाना दोनों गंवा दें। दूसरा, हम लड़ने की तैयारी करें और एक ऐसी ताकत से टकराएं जिसका सामना करना लगभग नामुमकिन है।
और तीसरा, हम इस षड्यंत्र की तह तक जाएं और असली गुनहगार को बेनकाब करें। लेकिन हम यह कैसे करेंगे? विक्रम ने पूछा। हमारे पास कोई सबूत नहीं है और समय सिर्फ 1 महीने का है। हमें समय खरीदना होगा, समर ने कहा। भ्राताश्री, आप सूबेदार मीर कासिम को एक विनम्र पत्र लिखिए। कहिए कि रकम बहुत बड़ी है और इसे इकट्ठा करने में हमें थोड़ा और समय चाहिए। यह भी लिखिए कि आप स्वयं आगरा जाकर शहंशाह के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं। इससे हमें 2 फायदे होंगे। पहला, हमें सांस लेने की मोहलत मिलेगी। दूसरा, मीर कासिम और उसके पीछे छिपे असली दुश्मन की प्रतिक्रिया से हमें उनकी नीयत का अंदाजा लगेगा। समर की योजना सबको तर्कसंगत लगी। विक्रम ने तुरंत एक पत्र तैयार करवाया और एक तेज घुड़सवार के हाथों मीर कासिम के पास भिजवा दिया। इसके साथ ही समर ने अपनी योजना के दूसरे हिस्से पर काम करना शुरू कर दिया। उसने अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों को 2 कामों पर लगाया। एक दल को रत्नगढ़ भेजा गया ताकि ठाकुर भैरों सिंह की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। दूसरे दल को सूबेदार मीर कासिम के मुख्यालय के आसपास भेजा गया ताकि उसकी हर हरकत की खबर मिल सके। दिन बीतते जा रहे थे। अमेरगढ़ पर एक अनजाना दबाव था। विक्रम दिन रात पूजा पाठ और प्रजा को धीरज बंधाने में लगे रहते, जबकि समर रातों को जागकर सुरक्षा और जासूसी की व्यवस्थाओं की समीक्षा करता। एक भाई रियासत की आध्यात्मिक शक्ति बना हुआ था तो दूसरा उसकी सतर्क आंखें और कान। कुछ हफ्तों बाद विक्रम के पत्र का जवाब आया, जो उम्मीद से कहीं ज्यादा कठोर था। मीर कासिम ने लिखा था, तुम्हारी आगरा जाने की अर्जी नामंजूर की जाती है। शहंशाह तुम जैसे छोटे ठाकुरों से मिलने के लिए खुद को परेशान नहीं करते। तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन का समय और है। या तो सोना हाजिर करो या अपनी रियासत को रौंदे जाने के लिए तैयार रहो। यह जवाब नहीं, एक खुली धमकी थी। अब यह साफ हो गया था कि मीर कासिम किसी भी कीमत पर उन्हें शहंशाह अकबर तक पहुंचने नहीं देना चाहता। समर का शक यकीन में बदल गया। दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली थी। अध्याय 9 बीरबल की वापसी। आगरा के शाही दरबार में शहंशाह अकबर मीर कासिम की भेजी गई रिपोर्टों से चिंतित थे। एक तरफ मीर कासिम अमेरगढ़ के खिलाफ लगातार जहर उगल रहा था, तो दूसरी तरफ अकबर का दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि विक्रम सिंह जैसा सच्चा और उदार व्यक्ति विद्रोह कर सकता है। उन्हें वह दिन याद था जब विक्रम ने सोने की थैली को ठुकराकर एक पौधा चुना था। ऐसा व्यक्ति अपनी जड़ों से गद्दारी कैसे कर सकता है? अकबर ने अपनी यह दुविधा अपने सबसे विश्वसनीय सलाहकार बीरबल के सामने रखी। बीरबल ने पूरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सोना चुनने वाला व्यक्ति लोभ में पड़कर अपना चरित्र बदल सकता है, पर पौधे को सींचने वाला अपनी प्रकृति नहीं बदल सकता। मुझे मीर कासिम की बातों में षड्यंत्र की बू आ रही है। दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए हमें सच्चाई को खुद चलकर देखना होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? बीरबल अकबर ने पूछा। मेरा मतलब है कि मुझे जाने की इजाजत दी जाए, जहां पनाह, बीरबल ने कहा। लेकिन एक शाही मंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक आम व्यापारी के भेष में। तभी मैं सच्चाई की तह तक पहुंच पाऊंगा। अगर मीर कासिम दोषी है तो वह एक मंत्री के सामने कभी अपना राज नहीं खोलेगा। अकबर को बीरबल की योजना पसंद आई। उन्होंने तुरंत इसकी इजाजत दे दी। कुछ ही दिनों में बीरबल एक साधारण घोड़े पर नमक के एक व्यापारी के भेष में आगरा से निकल पड़े। वे सीधे अमेरगढ़ जाने की बजाय उस पूरे सूबे में घूम घूम कर लोगों से बात करने लगे। अपनी बुद्धिमत्ता और बात करने की कला से वे जल्द ही लोगों का विश्वास जीत लेते।
उन्होंने सुना कि कैसे मीर कासिम ने प्रजा पर भारी कर लगा रखे हैं। उन्होंने यह भी सुना कि रत्नगढ़ का ठाकुर भैरों सिंह आजकल बहुत अमीर हो गया है और उसकी मीर कासिम से गहरी दोस्ती है। कड़ियां धीरे धीरे जुड़ रही थीं। बीरबल का शक अब और भी गहरा हो गया था। जब बीरबल अमेरगढ़ की सीमा के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रियासत की सीमाओं पर कड़ी चौकसी है। समर सिंह के सैनिक हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रख रहे थे। बीरबल यह देखकर प्रभावित हुए कि संकट के समय में भी रियासत की सुरक्षा व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त है। उन्होंने एक सैनिक चौकी पर रुककर रात बिताने की अनुमति मांगी। वहां उन्होंने सैनिकों से बात करते हुए अमेरगढ़ के हालातों को और करीब से जाना। उन्होंने विक्रम की न्यायप्रियता और समर की बहादुरी के किस्से सुने। उन्होंने प्रजा का अपने ठाकुरों के प्रति अगाध प्रेम देखा। अगली सुबह वे अमेरगढ़ की राजधानी पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले उस न्यायवृक्ष को देखा जो शान से खड़ा था। उन्होंने महसूस किया कि यह पेड़ केवल एक पेड़ नहीं बल्कि इस रियासत का हृदय है। उन्होंने एक राहगीर से पूछा, भाई, ठाकुर साहब से मिलना हो तो कैसे मिला जाए? उस राहगीर ने हंसकर कहा, अरे, हमारे ठाकुर साहब से मिलने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं। वे तो सुबह शाम यहीं न्यायवृक्ष के नीचे प्रजा के बीच बैठते हैं। आप सीधे चले जाइए। बीरबल मुस्कुराए। उनका आधा काम तो यहीं हो गया था। उन्होंने तय कर लिया कि वे सही समय आने पर ही अपनी पहचान उजागर करेंगे। फिलहाल उन्हें उस ठोस सबूत की तलाश थी जो मीर कासिम और भैरों सिंह के गठजोड़ को शहंशाह के सामने साबित कर सके। अध्याय 10 सत्य की तलवार। समय तेजी से बीत रहा था। मीर कासिम की दी हुई मोहलत खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे थे। भैरों सिंह और मीर कासिम को लगा कि अब अमेरगढ़ उनके जाल में पूरी तरह फंस चुका है। उन्होंने अपनी अपनी सेनाओं को अमेरगढ़ की सीमा पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि मोहलत खत्म होते ही हमला बोल सकें। समर के जासूसों ने यह खबर तुरंत उस तक पहुंचा दी। अब स्थिति करो या मरो की हो गई थी। समर ने विक्रम से कहा, भ्राताश्री, अब बातों का समय समाप्त हुआ। हमें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन हमारी जीत तलवार से नहीं, दिमाग से होगी। उसी शाम जब विक्रम और समर भविष्य की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे, एक दरबान ने आकर सूचना दी कि एक नमक का व्यापारी उनसे मिलना चाहता है और कहता है कि उसके पास उनकी समस्या का हल है। दोनों भाई हैरान हुए, लेकिन उन्होंने उस व्यापारी को अंदर बुलाने की अनुमति दे दी। जैसे ही वह व्यापारी अंदर आया और उसने अपनी पगड़ी उतारी, दोनों भाई उसे देखकर चौंक गए। वह कोई और नहीं बल्कि राजा बीरबल थे। विक्रम और समर ने उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ठाकुर विक्रम सिंह, लगता है आपके पिता का लगाया यह पेड़ और इसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि बड़े बड़े तूफान भी इसे उखाड़ नहीं पा रहे। उन्होंने दोनों भाइयों को बताया कि कैसे शहंशाह अकबर ने उन्हें भेजा है और वे अब तक क्या क्या जान चुके हैं। उन्होंने कहा, मेरे पास मंशा का सबूत है, पर हमें एक ठोस प्रमाण चाहिए। हमें भैरों सिंह और मीर कासिम के बीच हुए सौदे का एक गवाह या दस्तावेज चाहिए। समर सिंह की आंखों में एक चमक आई। मेरे पास एक योजना है, उसने कहा। समर की योजना साहसी और खतरनाक थी। योजना के अनुसार उन्होंने मीर कासिम को यह संदेश भिजवाया कि वे जुर्माना देने के लिए तैयार हैं और सोने की पहली किश्त लेकर अगली रात सीमा पर स्थित एक पुरानी सराय में मिलेंगे। यह एक जाल था ताकि मीर कासिम को उसकी सेना से अलग किया जा सके। उसी समय समर ने अपने कुछ चुनिंदा और बहादुर सैनिकों के साथ एक और योजना बनाई। वह रात के अंधेरे में रत्नगढ़ की सेना के शिविर पर एक बिजली की तेजी से हमला करने वाला था।
उसका लक्ष्य लड़ना नहीं, बल्कि भैरों सिंह के कास सिपहसालार को जिंदा पकड़ना था, जिसके पास साजिश के सारे राज थे। अगली रात योजना के अनुसार सब कुछ हुआ। मीर कासिम लालच में अंधा होकर अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ सराय पहुंच गया। वहां विक्रम और उनके वफादार सैनिक पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही मीर कासिम सराय के अंदर आया, बीरबल अपने असली रूप में उसके सामने आ गए। मीर कासिम के होश उड़ गए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसे और उसके साथियों को बंदी बना लिया गया। ठीक उसी समय कई मील दूर समर सिंह और उसके जांबाजों ने भैरों सिंह के शिविर पर धावा बोल दिया। उन्होंने ऐसा भ्रम पैदा किया मानो एक बहुत बड़ी सेना ने हमला कर दिया हो। भगड़ के बीच समर सीधा भैरों सिंह के सिपहसालार के खेमे में घुसा और उसे जिंदा पकड़ लिया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें अमेरगढ़ के न्यायवृक्ष पर पड़ी तो नजारा देखने लायक था। एक तरफ मीर कासिम और दूसरी तरफ भैरों सिंह का सिपहसालार दोनों जंजीरों में जकड़े खड़े थे। बीरबल की तीखी पूछताछ और समर की कठोरता के सामने सिपहसालार ने तोते की तरह सब कुछ उगल दिया। उसने भैरों सिंह और मीर कासिम के बीच हुए सौदे, दिए गए सोने और अमेरगढ़ को हड़पने की पूरी साजिश का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। ठीक उसी समय धूल उड़ाता हुआ एक बड़ा सैन्य दल अमेरगढ़ की ओर आता दिखाई दिया। वह शहंशाह अकबर थे, जो बीरबल का संदेश मिलते ही अपनी शाही फौज के साथ स्वयं वहां पहुंचे थे। अकबर ने अपनी आंखों से सारा मंजर देखा। उन्होंने मीर कासिम और भैरों सिंह के सिपहसालार का इकबालिया बयान सुना। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत भैरों सिंह को गिरफ्तार करने और उसकी रियासत को मुगल सल्तनत में मिला लेने का हुक्म दिया। मीर कासिम को देशद्रोह के अपराध में पद से बर्खास्त कर जिंदन में डाल दिया गया। न्याय हो चुका था। शहंशाह अकबर विक्रम और समर के पास आए। उन्होंने विक्रम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, विक्रम सिंह, तुम्हारे चरित्र की गहराई हमें पहले भी पता थी। फिर वे समर की ओर मुड़े और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और समर सिंह, तुम्हारे बदले हुए रूप और तुम्हारी बहादुरी ने आज अमेरगढ़ को बचाया है। तुमने साबित कर दिया कि इंसान अपनी गलतियों से सीखकर महान बन सकता है। उन्होंने दोनों भाइयों की ओर देखकर अपना अंतिम फैसला सुनाया। पहले एक भाई ने अपने पिता की विरासत को बचाया था। आज तुम दोनों ने मिलकर उस विरासत की रक्षा की है और उसे और भी मजबूत बनाया है। अमेरगढ़ की रियासत तब तक सुरक्षित है जब तक एक भाई उसकी आत्मा है और दूसरा उसकी तलवार। तुम दोनों मिलकर ही सच्चे हकदार हो। शहंशाह के शब्द अमेरगढ़ के आसमान में गूंज रहे थे। विक्रम और समर ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में केवल भाई का प्रेम नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति गहरा सम्मान और अटूट विश्वास था। वे दोनों न्यायवृक्ष की छाव में खड़े थे, जो अब केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि उनकी एकता, उनके संघर्ष और उनकी विजय की अमर गाथा का प्रतीक बन चुका था।